आज का हमारा विषय है मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध श्री विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम विद्यानिवास मिश्र के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा गोरखपुर से प्राप्त की। सन 1945 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा पास की। तत्पश्चात उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लगभग 10 वर्षों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, रेडियो, विंध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में नौकरी करने के बाद वे अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्यापन किया। सन 1957 से लेकर 1968 तक उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्यापन कार्य किया। सन 1977 से लेकर 1986 तक आगरा विश्वविद्यालय के हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। वे काशी विद्यापीठ तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी सुशोभित रहे। अब उसकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे कुछ निबंध संग्रह हैं। चितवन की छा, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, जीवन में सनातन की खोजे, पीपल के बहाने, कौन तू फुलवा बिन्नी हारी, भाव पुरुष श्री कृष्ण, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति आदि उसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद इनका जो निबंध है मेरे राम का मुकुट, उस निबंध का सार हम आज करेंगे। इसमें जो लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये जो निबंध है इसमें जो कवि है सबसे पहले वो अपनी घटना को याद करते हैं और इसके साथ ही अपनी वो कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेखक के घर कोई एक मेहमान लड़की आ जाती है और वहाँ पर संगीत का कोई कार्यक्रम होने वाला है। तो वो लड़की जो घर में आई है वो एक मेहमान लड़की जो संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए लेखक के लड़कों के साथ जाना चाहती है। वो सारे भाई अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमें लेखक भाई वहाँ पे कार्यक्रम देखने जाना है, लेकिन पहले तो मना करते हैं कि वही नहीं जाना, काफ़ी रात हो चुकी है। लेखक और लेखक की पत्नी दोनों ही मना करते हैं कि नहीं जाना, लेकिन फिर भी बार बार बच्चों के कहने के बाद उनको जाने की अनुमति वो दे देते हैं कि चलो बच्चे संगीत का कार्यक्रम देख लेंगे। बहुत टाइम हो जाता है, रात्रि के 12 बज जाते हैं, वो तब तक भी वापस लौट कर नहीं आते। लेखक और लेखक की पत्नी दोनों ही बेचैन हो उठते हैं और लेखक की जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। लेकिन लेखक फिर भी ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आराम से बच्चे लौट कर आ जाएंगे। फिर पत्नी शांत होकर सो जाती है। लेखक के मन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उस दौरान जब लेखक थोड़ा बहुत सोच रहा था उसी दौरान वो अपने बचपन में लौट कर चला जाता है। वो सोचता है कि जब मैं भी कभी बाहर जाता था, कभी विदेश जाता था, तो मेरी जो दादी हैं, नानी हैं, वो भी इतनी ही बेचैन होती थी और ऐसे ही जब मैं वापस लौट कर आता था तो मेरे आने पर वो क्या कहती थी, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तो दादी नानी ये गीत अच्छा सा गाती थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे ये सारी बातें नहीं समझ आती। इन सारी बातों को सोचते हुए उस टाइम पे लेखक के मन में कौशल्या के बारे में विचार आता है कि जो भारत की एक कौशल्या नहीं, उस जैसी लाखों करोड़ों कौशल्याएं हैं जिसका मन राम के वनवास के कारण दुखी हो उठता है।
वो क्या सोच रहा है कि एक टाइम तो ऐसा था कि उसके तिलक की तैयारियां कर रहे थे, उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए, साज श्रृंगार किया गया, लेकिन एकदम ऐसा क्या हो जाता है कि उसको वनवास दिया जाता है। कि कौशल्या के मन की जो पीड़ा है लेखक उसको समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि जब उसको वनवास दे दिया जाता है, उसी के साथ सीता जाती है, लक्ष्मण जाते हैं और राम, तीनों वो वनवास के लिए चले जाते हैं। इसी बारे में सोचते सोचते लेकिन बहुत टाइम चला जाता है। वनवास खत्म होने के बाद राम तो वापस आ जाता है वहाँ से, और सीता को दोबारा से वनवास दे दिया जाता है। उसके मन की पीड़ा को ये देखो कि उसके साथ क्या होता है कि उसको दोबारा से वनवास झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रजा के कहने के बाद, इसलिए उसको दोबारा से वनवास भोगना पड़ता है। और उस टाइम पर सीता गर्भवती होती है। उसके मन में इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि भाई, एक टाइम ऐसा होता है कि वो ये सोचती है कि जब मुझे प्रसव की पीड़ा हो रही होगी, भाई उस टाइम पे मैं इतनी बेसहारा होंगी, मुझे कौन संभालेगा, मेरे बच्चों के जन्म के टाइम पर कौन गीत गाएगा। इन सारी चीज़ों को वो सोचती रहती है और ऐसे ही जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा करती रहती है। जब उसके जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, उनके चेहरे को वो देखती है, तो वो अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक माता ही ऐसी होती है कि जो भी दर्द होता है अपने अंदर छिपा कर अगर अपने बच्चों का चेहरा देख ले तो हर दुख दर्द को भूल जाती है। सीता भी वही करती है, वो अपने दर्द को बिल्कुल भूल जाती है। इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते एकदम दरवाजे की आवाज़ आती है कि जैसे किसी की हल्की सी दस्तक हुई। लेखक ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने बच्चों को पाया और उन्होंने गुस्सा किया कि तुम इतना लेट कैसे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। वो इतने ज़्यादा लेट होने की वजह से उन्होंने उसको गुस्सा किया और उन्होंने ये कहा कि तुम्हें पता है हमें कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, किसी ने भी भोजन और दूध को छुआ तक नहीं है। और इस चीज़ को सुनकर फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आराम से घर आ गई हैं, और उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। और वो उसके बाद थोड़ी सी देर बाद में फिर से दोबारा से लेखक इन सारी चीज़ों को सोचने लग जाता है। मतलब ये था कि लेखक ने लोक जीवन की जो अंतर्वेदना को राम के राज्य तिलक के समय की घटना के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इस घटना के माध्यम से आशा है मुझे आप सभी को जो ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का सार अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।